आज हम क्लास 9 मोशन चैप्टर के पार्ट 5 करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हमने लास्ट जो पार्ट है उसमें हमने वो ग्राफिकल डेरिवेशन तीनों फॉर्मूलास का देखा प्लस एक आध क्वेश्चंस भी किए। उसी से रिलेटेड तुम्हारे एनसीईआरटी बुक के कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चन के थ्रू कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ। ये एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 107 से क्वेश्चन लिया हुआ है। तो वहाँ पे 4 क्वेश्चन है। ये 4 क्वेश्चन में अगर तुम लोगों को समझाऊंगा तो शायद तुम्हारा बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ग्राफ के बारे में। व्हाट इज द नेचर एंड डिस्टेंस ऑफ द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखो कोई ग्राफ है, मान लो यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे डिस्टेंस है। अब मान लो टाइम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 1 2 3 4 और यहाँ पे डिस्टेंस 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर मान लो ऐसे। अब पहले देखते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता था कि 1 घंटे में 1 किलोमीटर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करना। तो मान लो 1 घंटे में 1 किलोमीटर ट्रेवल करना है, 1 घंटा 1 किलोमीटर इधर आएगा हमारा पॉइंट, 2 घंटा 2 किलोमीटर इधर आएगा हमारा पॉइंट, 3 घंटा 3 किलोमीटर, 4 घंटा 4 किलोमीटर। तो ये देखो ये जो लाइन आएगा ये स्ट्रेट लाइन आएगा, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो आएगा वो आएगा स्ट्रेट लाइन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या आएगा? अब देखो मान लो इसी सेम एग्जांपल में मैं दिखाता हूं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो मान लो यूनिफॉर्म नहीं है। ये मान लो कि पहले 1 घंटे में 2 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर एक घंटे में 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर 1 घंटे में मान लो 3 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो ये देखो ये जो आएगा ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये कर्व आएगा। जब भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो जो ये है वो ऐसा कर्व आएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या आएगा? कर्व। यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए आएगा कर्व। इसी सेम कॉन्सेप्ट का और एक क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये मान लो टाइम एक्सिस है और ये मान लो हमारा डिस्टेंस एक्सिस है। तो मान लो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3 4 5 6 किलोमीटर है। अब मान लो ये है हमारा क्वेश्चन दिया हुआ कि व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल है। इसका मतलब ये होता है कि ये देखो मान लो ये एक गाड़ी का ग्राफ है, वो गाड़ी 1 घंटे बाद कितने डिस्टेंस पे था? 4 किलोमीटर। वही गाड़ी 2 घंटे बाद कितने डिस्टेंस पे था? 4 किलोमीटर। 3 घंटे बाद 4 किलोमीटर, 4 घंटे बाद 4 किलोमीटर, 5 घंटे बाद 4 किलोमीटर। यानी कि गाड़ी तो वहीं पे रुका हुआ ही है, टाइम बढ़ रहा है। टाइम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जा रहा है, लेकिन जो उसका डिस्टेंस कवर किया वो 4 घंटा 4 घंटा 4 घंटा कांस्टेंट है। दैट मींस वो जो गाड़ी है वो रेस्ट पे है, वो रुका हुआ है। तो हम लोग उससे क्या इंटरप्रेट करेंगे? द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो मैंने यहां पे समझाया इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि मान लो 1 घंटे बाद 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 घंटे बाद 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, 3 किलोमीटर बाद। तो जो भी लाइन आएगा वो सीधा नहीं आएगा। सीधा स्ट्रेट कब आएगा? ओनली एंड ओनली जब इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम ट्रेवल करेगा, तभी जाके ये स्ट्रेट लाइन आएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कर्व आएगा। और अगर ऐसा पैरेलल हो तो मैंने समझा दिया कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो ऐसे हम लोग इंटरप्रेट करते हैं ग्राफ में कि कौन सा क्या है। अभी जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। Question number 3, what can you say about the motion of an object if its speed time graph is a straight line parallel to time axis? अभी चेंज हो गया, अभी
स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम, तो मान लो ऐसा है और कुछ मान लो ऐसा दिया हुआ है। अब देखो इसका मतलब क्या है, लास्ट वाले क्वेश्चन में ऐसा ही ग्राफ था, उसका मतलब रेस्ट था, लेकिन उसमें क्या था, टाइम और डिस्टेंस कवर्ड था। यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड नहीं है, स्पीड है। यानी कि मान लो अगर ये 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे, 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, और यहाँ पे टाइम है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। तो ये देखो 1 घंटे बाद उसका स्पीड था 20, 2 घंटे बाद उसका स्पीड है 20, 3 घंटे बाद 20, 4 घंटे बाद उसका स्पीड 20 है। कोई गाड़ी अगर टाइम के साथ सेम स्पीड से जा रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज ट्रेवलिंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, इट इज ट्रेवलिंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, सेम स्पीड से जा रहा है, यानी यूनिफॉर्म स्पीड। और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड बाय द एरिया बिलो द ऑक्युपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर तुम लोगों को याद है जो हमने वो ग्राफिकल डिराइवेशन किया था इक्वेशन ऑफ मोशन का, मैंने उस टाइम पे एक चीज बोला था कि अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मान लो इधर वेलोसिटी है और इधर टाइम है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इस ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया ऑक्युपाइड होगा वो एरिया हमें क्या दिखाएगा, वो एरिया हमें दिखाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया ऑक्युपाइड है उसको हम बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट। जितना उस ऑब्जेक्ट ने जगह कवर किया वो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, उस ग्राफ के अंदर जितने भी एरिया कवर्ड हो उसको हम लोग इंटरप्रेट करते हैं एज डिस्प्लेसमेंट। तो आई थिंक ये छोटा छोटा बात जो है ग्राफ का, ये सब यहाँ से क्लियर हो गया होगा। थोड़ा और असाइनमेंट क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा इसका। अभी हम लोग जो इक्वेशन ऑफ मोशन लास्ट क्लास में हमने डिराइव किया था उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस उस दिन किया था, लेकिन बहुत ही कम किया था। तो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक से ही 2-3 क्वेश्चंस और कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैं तुम लोगों को क्वेश्चन, एक तुम्हारा बुक का एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर रहा हूं। अभी हम लोग ऐसे 2-3-4 क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एक आध क्वेश्चन है जो हमने पहले एवरेज स्पीड ऐसा पढ़ा था, 1-2 क्वेश्चंस करूंगा। इसके बाद हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ेंगे, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इससे रिलेटेड असाइनमेंट में बहुत सारा क्वेश्चंस होगा जो मैं ग्रुप में दे दूंगा इसके बाद, और कोई अगर यूट्यूब में देगा तो वो कमेंट सेक्शन में बोल सकता है। स्टार्टिंग में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ रहता है, तो अगर किसी को असाइनमेंट क्वेश्चन चाहिए तो उसमें भी मैसेज कर सकता है, व्हाट्सएप के द्वारा पीडीएफ फाइल भेज दिया जाएगा। ओके नाउ, a bus starting from rest move with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square, यानी कि हमें a दिया हुआ है for 2 minutes, टाइम भी दिया हुआ है 2 मिनट, मतलब 2 into 60 सेकंड, यानी कि 120 सेकंड, 120 सेकंड। अब a bus starting from rest बोला तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा अगर रेस्ट है, तो फाइंड द स्पीड रिक्वायर्ड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी ढूंढने के लिए बोला है। तो हमारे पास तो फॉर्मूला है v इक्वल्स टू u प्लस 80, u कितना है 0 प्लस a कितना है 0.1 इनटू 120, तो आंसर कितना आएगा 12 मीटर पर सेकंड। ये तो डायरेक्ट अप्लाई करके आंसर आ गया। अब दूसरा क्या पूछा है, डिस्टेंस करना। तो डिस्टेंस निकालने के लिए 2 फॉर्मूला है, कोई भी यूज कर लो, जो मैं पहला यही कर रहा हूं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दिस ट्वाइस है इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, वो भी यूज कर सकते हैं क्योंकि v भी हमें पता है, u भी पता है, और ये भी यूज कर सकते हैं। u कितना है हमारा 0 है, 0 इनटू टाइम, चलो 0 लिख लिया तो टाइम कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, इनटू a कितना है हमारा 0.1 इनटू t स्क्वायर, t कितना है 120 इनटू 120, तो ये तो 0 इनटू 120 0 हो जाएगा, प्लस 260 जा तो 6 2 से 12 720, तो हमारा आंसर कितना आ गया 720 मीटर। तो ऐसे करते हैं हम लोग ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तुम्हारे इसी पार्ट से मैं 109 पेज नंबर 109 में जो क्वेश्चन है उन सब से कर रहा हूं, तो शायद तुम्हारे पास क्वेश्चन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं अपने।
क्वेश्चन क्या हुआ कि a train is traveling at a speed of, जी ये आपको देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि a train is traveling at a speed of 90 किलोमीटर पर आवर। एक और बुक से क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन को लिख नहीं रहा हूं। A train is traveling at a speed of 90 किलोमीटर पर आवर, यानी u दिया हुआ है हमें 90 किलोमीटर पर आवर। फिर बोला गया है brakes are applied so that as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो a दिया हुआ है minus 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्या दिया हुआ है find how far the train will go before it goes to rest। अच्छा एक बात सुन लो, जब ट्रेन चल रहा होता है तो ऐसा नहीं कि ब्रेक मारा और ट्रेन रुक गया। ब्रेक मारने के बाद ट्रेन कुछ देर आगे जाता है फिर जाके रुकता है। तो हमें ये पूछा है कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद कितना डिस्टेंस और ट्रेवल किया ट्रेन ने, तो डिस्टेंस पूछा है और अल्टीमेटली ट्रेन जाके रुक जाता है। ब्रेक अप्लाई करने के बाद अल्टीमेटली जाके ट्रेन रुक जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा हमारा 0, क्योंकि ट्रेन रुक जाता है। अब हमें पूछा है कि डिस्टेंस निकालना है, तो हमारे पास v है u है, तो क्या हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ट्वाइस as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। 2 into a कितना है माइनस 0.5 into s तो ढूंढना है v स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर माइनस u। अच्छा u देखो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो 90 into 1000 by 60 into 60 मीटर सेकंड। 0 0 0 0 2 5 are 10 2 3 are 6 3 30 are 90 6 5 are 30 5 5 are 25 मीटर पर सेकंड आ गया मेरा वैल्यू मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे 25 स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 into 0.5 हो जाएगा 1, माइनस है तो माइनस 1 s इक्वल्स टू 0 माइनस 25 स्क्वायर कितना होता है 625, तो माइनस 1 s इक्वल्स टू माइनस 625, क्योंकि 0 माइनस 625 होगा माइनस 625, माइनस 1 को उधर भेज दो तो s इक्वल्स टू माइनस 625 बाय माइनस 1। तो हमारा डिस्टेंस कितना आ गया अल्टीमेटली 625 मीटर। तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। सिर्फ क्वेश्चन में देखना है कि ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है या ब्रेक के बाद वो रुक गया है। अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेना है, अगर ब्रेक मारने के बाद रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी 0 लेना है। तो ये था कुछ क्वेश्चंस, और जो बाकी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो मैं पिछली पार्ट में करा चुका हूं। अभी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहां से एक आध कुछ मैं करा लेता हूं। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन मैंने लिया कि a wooden slab starting from rest slides down an inclined plane of length 10 meter with an acceleration of 5 meter per second square। एक inclined plane है, वहां से एक wooden slab स्लाइड कर रहा है नीचे। तो इनिशियली wooden slab बोला गया कि from rest, तो u हो जाएगा हमारा 0, और बोला गया है कि जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, और एक्सेलरेशन जो है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हमें पूछा गया कि वो नीचे आते आते उसका स्पीड कितना बढ़ जाएगा, यानी कि v पूछा है। तो हमारे पास कुछ इससे दो फॉर्मूला है जिससे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। एक है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और यहाँ पे t चाहिए। हमारे क्वेश्चन में t है क्या नहीं है, तो वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस as, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमें v निकालना है, तो v स्क्वायर माइनस u कितना है 0 स्क्वायर, 2 into a कितना है 5, s कितना है 10, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 100, 5 से 10 कर देता 100, v इक्वल्स टू रूट ओवर 100, v इक्वल्स टू रूट ओवर 10 स्क्वायर। तो बाहर क्या आएगा वेलोसिटी कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे ही करते ये सब सॉल्व। पीछे तुम्हारे एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम ग्रुप में, वो सब ट्राई कर सकते हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो। कुछ डाउट्स निकले तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और जो लोग ग्रुप में है हमारे तो ग्रुप में मैसेज भेज सकते हैं। अभी हमने जो पिछली बार टॉपिक किया था वो एवरेज स्पीड एंड ऑल, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे एग्जाम में हो या ऐसे क्लास एग्जाम में हो, तो वो सब हमने उतना डिटेल्स में शायद वहां पे सिर्फ एवरेज स्पीड और ये सब भी देखा था, न्यूमेरिकल शायद नहीं किया था। तो मैं यहाँ पे तुम्हें एक दो न्यूमेरिकल वहां का भी करवा देता हूँ।
ओके स्टूडेंट्स, अभी ये जो एवरेज स्पीड वाले जो न्यूमेरिकल्स आते हैं जो एग्जाम में तुम्हें थोड़ा ट्रिकी टाइप ऑफ क्वेश्चन दे सकता है या जो भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो मैं दो क्वेश्चंस कराऊंगा, उससे तुम्हारा एवरेज स्पीड निकालने का जो कांसेप्ट है किसी भी न्यूमेरिकल्स का वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ओके, स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ध्यान से देखो। A car travels a certain distance with a speed of 50 km per hour। मान लो ये एक जगह है, यहाँ से कार 50 km per hour स्पीड से गया और रिटर्न आया and returns with a speed of 40 km per hour। ये गया 50 से, रिटर्न आया 40 से। हमें पूछा गया कि पूरा जर्नी में उसका एवरेज स्पीड क्या है। तो तुम फटाक से अगर ऐसे बोलोगे कि 50 + 40 डिवाइडेड बाय 2, पर ये कैसे होगा? ये तो जानने और आने का है। एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे ना डिस्टेंस दिया हुआ है ना टाइम दिया हुआ है। हम लोग ऐसा ये तो फॉर्मूला नहीं है ना कि दो स्पीड है, दोनों स्पीड का एवरेज निकालना, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। ये स्पीड प्लस ये स्पीड डिवाइडेड बाय 2 ऐसा तो नहीं कर सकते। तो ऐसे में हम लोग कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए पहले हम अज्यूम करते हैं कि इधर से इधर, मान लो एक गाड़ी इधर से इधर गया 50 km/h स्पीड से, उधर से इधर रिटर्न आया 40 km/h स्पीड से। तो मान लो ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग x मान लेते हैं। लेट द डिस्टेंस फॉर वन वे जर्नी बी x। मान लो इधर से इधर जाने में x, इधर से इधर x डिस्टेंस है। अब पहले जाते हुए का हम लोग निकाल लेते हैं। तो जाते हुए टाइम, अगर डिस्टेंस x है, स्पीड क्या है जाते हुए टाइम का? स्पीड है 50 km/h। अगर डिस्टेंस x है और स्पीड 50 km/h है तो कितना टाइम लगा होगा? कितना टाइम लगा होगा? टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो जाते हुए डिस्टेंस कितना है? x, स्पीड कितना है? 50। सिमिलरली अगर ये x डिस्टेंस जाते हुए है तो आते हुए भी तो x ही डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा है। तो रिटर्न जर्नी के लिए हमारा डिस्टेंस तो x ही रहेगा और स्पीड रिटर्न जर्नी का कितना दिया हुआ है? 40 km/h। तो रिटर्न जर्नी के लिए टाइम कितना हो जाएगा? x/40, डिस्टेंस बाय स्पीड, x/40। एक है ना कि फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो जाते इधर से इधर पहुंचते हुए उसको टाइम लगा इतना, इधर से इधर रिटर्न आते हुए उसको टाइम लगा इतना। अब भी हम निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस, जाते हुए उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? x प्लस आते हुए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? x। क्या होगा? तो मान रखा है ना कि वन टाइम जर्नी का डिस्टेंस है वो x है, तो ऑब्वियसली रिटर्न में तो x ही करेगा। तो टोटल डिस्टेंस होगा x गया और x आया तो x प्लस x। टोटल टाइम, इन दोनों टाइम को ऐड कर देंगे, x/50 प्लस x/40। अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? x प्लस x कितना हो जाएगा? चलो मैं यहां पे करके दे रहा हूं। x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x बाय 50 और 40 का एलसीएम क्या होगा? 200। 50 4 * 200, 4x प्लस 40 5 * 200, 5x। तो ये हो जाएगा 2x बाय 9x बाय 200। तो ये क्या हो जाएगा? 2x इनटू नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा 200 बाय 9x। x x कट जाएगा तो हमारे लास्ट बचेगा क्या? 400 बाय 9। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 9 4 2 36, 9 4 2 36, ये आएगा 44.44 km/h। ऐसा करके हमने स्पीड निकाल लिया। इसको तुम लोग इसके बाद चेंज भी कर सकते हो। 44.44 km/h को तुम लोग 44.44 into 1000 by 60 into 60 मीटर पर सेकंड में भी ला सकते हो। वो करके खुद कर लेना, लेकिन मैंने आंसर तो निकाल दिया। मैंने ये समझाने का ये मतलब था कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम लोग एवरेज स्पीड निकालते कैसे? सिर्फ स्पीड दिया हुआ है तो हम लोग जानेगा डिस्टेंस पकड़ लिया x, तो x जाएगा और x आएगा। स्पीड जाने का दिया हुआ है तो टाइम निकल गया, आने का भी स्पीड दिया हुआ है तो आने का भी टाइम निकल गया। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस कवर्ड, x डिस्टेंस गया, x डिस्टेंस आया, दोनों को प्लस कर दिया। दोनों का टाइम तो हमने निकाल लिया था, टोटल टाइम दोनों को प्लस कर दिया, सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आ गया।
ऐसे करते हैं हम लोग इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ऐसे और एक क्वेश्चन है जो एवरेज स्पीड से रिलेटेड है, अभी वो वाला करते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, अभी ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है या फिर इसी टाइप का पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है कि ऑन ए 100 किलोमीटर ट्रैक ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर at a uniform speed of 30 किलोमीटर पर आवर। हाउ फास्ट द ट्रेन ट्रेवल्स द नेक्स्ट 70 किलोमीटर so as to average 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रेन। ये एक डिस्टेंस है 100 किलोमीटर का जो एक ट्रेन ट्रेवल करता है। पहले 30 किलोमीटर जो है, मान लो ये पहले 30 किलोमीटर है, पहले 30 किलोमीटर जो है वो ट्रेवल करता है एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा है, ये जो बाकी का जो डिस्टेंस है, अगर 30 चला गया तो बाकी का कितना डिस्टेंस है, बाकी का 70 किलोमीटर। हमसे अभी क्वेश्चन पूछा कि बाकी का जो ये 70 किलोमीटर है उसको कितना स्पीड से चलना पड़ेगा ताकि ये जो पूरा 100 किलोमीटर का जो जर्नी है उसमें उसका एवरेज स्पीड रहे 40 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड हमें दे दिया है, बोला कि इस ट्रेन का एवरेज स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और उस ट्रेन ने पहले 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड से गया। हमें क्वेश्चन ये पूछा कि बाकी का 70 किलोमीटर उसको कितना स्पीड से जाना पड़ेगा ताकि वो टोटल डिस्टेंस का उसका एवरेज स्पीड हो 40 किलोमीटर पर आवर। इसके लिए क्या करना है, मान लो ये जो पहला डिस्टेंस है इसको मान लेता हूं मैं S1, इसमें जो टाइम लगेगा उसको मान लेता हूं T1, सेकंड वाला डिस्टेंस को S2 और टाइम जो लगेगा इसको मान लेता हूं मैं T2। अच्छा तो पहले T1 निकाल लेते हैं। अच्छा एवरेज स्पीड तो हमें दिया हुआ है, एवरेज स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। तो पहले केस से हम लोग T1 निकाल लेते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 30, स्पीड कितना है वो भी 30 है, तो 30 30 कट के ये तो बार हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट के लिए भी T2 निकाल लेते हैं, तो वहां पे T2 है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो अगर पहला पार्ट 30 किलोमीटर का है तो दूसरा पार्ट होगा 70 किलोमीटर का। 70 बाय उधर का स्पीड कितना है वो पता नहीं, तो उस स्पीड को हम लोग पकड़ लेते हैं v, क्योंकि वो हमें ढूंढना है, वो स्पीड को हम लोग पकड़ लेते हैं v। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला है एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मतलब S1 प्लस S2 बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम मतलब T1 प्लस T2। हमारा एवरेज स्पीड तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है 40, तो यहां पे डालते हैं 40। S1 कितना है 30, S2 कितना है 70 और T1 कितना निकाला 1 और T2 के जगह पे पुट करेंगे हम लोग 70 बाय v। अभी करना है इसको सॉल्व, इसको सॉल्व में यहां पे करके दे रहा हूं। 40 तो एज इट इज इधर रहेगा, ये 30 प्लस 70 हो जाएगा 100 और नीचे का एलसीएम आएगा v, यहां पे 1 है तो 1 into v प्लस 70। अब ये v चला जाएगा ऊपर रेसिप्रोकल हो गया, तो 40 इक्वल्स टू 100 v बाय v प्लस 70, यही तो आएगा। हाँ अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 100v तो इधर आ जाएगा और उधर हो जाएगा 40v प्लस 4 7 28 2800। तो अल्टीमेटली हमारे पास आया 100v इक्वल्स टू 40v प्लस 40v को इस तरफ ले आते हैं तो आ जाएगा 100v माइनस 40v इज इक्वल्स टू 2800। चलो यहाँ पे बहुत छोटा हो गया, मैं इसको खत्म यहाँ पे कर रहा हूँ। तो 100v माइनस 40v हो जाएगा तुम्हारा 60v इज इक्वल्स टू 2800। तो v इक्वल्स टू 2800 बाय 60, 0 0 कट जाएगा, नंबर कटने जाओ 2 3 6 2 1 2 2 4 8 0, तो v इक्वल्स टू आएगा 140 बाय 3 किलोमीटर पर आवर में, याद रखना ये। इसको अगर मैंने डिवाइड किया 140 बाय 3 3 4 12 2 0 3 6 18 2 0.66 ऐसे चल जाता रहेगा, 46.67 लिख देते हैं किलोमीटर पर
आवर। इसको फिर मीटर पर सेकंड में तुम लोग कन्वर्ट कर लेना इनटू 1000 बाय 60 to 60। तो समझ में ऐसा क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं? एवरेज स्पीड दिया हुआ था, ये टाइम हमने निकाल लिया, ये टाइम का फॉर्मूला से निकाल लिया, तो इसका स्पीड हमने वैल्यूज पुट करके निकल गया। इसमें अगर कुछ डाउट होगा तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिखना, या फिर जो ग्रुप में है वो ग्रुप में भेजना कि कुछ डाउट है तो। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आता है एवरेज स्पीड पे, तो लगभग जितना भी कवर कर सकता था मैं वीडियो में मैंने कवर किया। अभी इस चैप्टर का एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है और वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके स्टूडेंट्स, अभी ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो पार्ट बचा हुआ था, इसका डेफिनेशन पहले देख लो। इफ ए बॉडी मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब चलो पहले डेफिनेशन लिख लो, मैं मतलब समझाता हूं। मतलब कि एक बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है तो हम बोलते हैं कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ट्रेवल कर रहा है। पर यह समझने के लिए एक चीज समझो कि एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन इंक्रीज क्यों होता है? एक्सेलरेशन इंक्रीज दो चीज से हो सकता है। एक आइदर ये होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है वो बढ़ गया, अगर वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा तो एक्सेलरेशन चेंज होगा, एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। दूसरा रीजन ये है कि अगर डायरेक्शन चेंज हुआ, मोशन का डायरेक्शन चेंज हुआ तो भी एक्सेलरेशन चेंज होगा। तो अभी मान लो एक ऑब्जेक्ट एक स्क्वायर में मोशन कर रहा है, तो एक स्क्वायर में उसका डायरेक्शन कितने बार चेंज होगा? 4 बार चेंज होगा। तो दैट मींस उसका डायरेक्शन 4 बार चेंज हुआ तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो 4 बार चेंज होगा। मान लो एक हेक्सागोन है, हेक्सागोन में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका डायरेक्शन कितने बार चेंज होगा? 6 बार चेंज होगा। तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो 6 बार चेंज होगा। मान लो ऑक्टागोन है, एक साइड 8 बार चेंज होगा। अब भी ऐसा मान लो कि वो डायरेक्शन जो है वो हम लोग इनफिनिट टाइम चेंज कर रहे हैं, हर एक पोजीशन में उसका डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो अगर तुम इसको ठीक से विजुअलाइज कर सकते हो, हर एक पॉइंट पे हम उसका डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो ये तो एक सर्कल बन जाएगा। एक सर्कल में देखो हर एक पॉइंट में इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ये होगा कि उस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो चेंज होगा ओनली बिकॉज ऑफ द चेंज इन मोशन। इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन जो चेंज हो रहा है, इट इज चेंजिंग बिकॉज कि हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब देखो, मान लो एक सर्कल लो, मान लो सर्कल में तुम चल रहे हो, हर एक पॉइंट पे देखा, ये पॉइंट पे तुम्हारा डायरेक्शन ये है, ठीक अगले पॉइंट में तुम्हारा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, अगले पॉइंट में तुम्हारा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये तो मैं बहुत दूर दूर ले रहा हूं। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि तुम एक रस्सी में एक पत्थर को बांध दो, पत्थर को बांध के ऐसे घुमाओ, घुमा के तुम छोड़ोगे ना तो पत्थर ऐसा ऐसा घूमता नहीं रहेगा, वो एक डायरेक्शन से उड़ के जाएगा। तो डिसाइड कैसा होता है कि वो एक डायरेक्शन में क्यों ऐसा स्ट्रेट चला गया? क्योंकि वो पत्थर जो है जब वो घूम रहा था तो उसका हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा था। यहाँ पे ये डायरेक्शन था, यहाँ पे ये डायरेक्शन था, यहाँ पे मान लो जब ये था तो उसका डायरेक्शन ये था, ये था उसका डायरेक्शन ऐसा था, इधर था ऐसा था। जहां पे तुमने छोड़ा उसी डायरेक्शन पे हो जाएगा। ऐसा नहीं कभी नहीं होगा कि यहाँ पे छोड़ा तो इस डायरेक्शन में गया था, तुमने यहाँ भी छोड़ा तो भी ऐसे गया। वो हमेशा जहां से भी छोड़ोगे उस सर्कल के साथ एक टेंजेंट बनाता हुआ जाएगा, उस सर्कल के साथ एक टेंजेंट बनाता जाएगा। इससे ये प्रूफ होता है कि हर एक पॉइंट में जो उसका डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, तो जिधर भी तुम उसको छोड़ोगे वो उधर से टेंजेंट बनाता जाएगा। तो अभी तो इसको अगर थोड़ा एनलार्ज करना तो ये भी बोल सकते हैं कि ये जो घूम रहा है, ये क्यों घूम रहा था? बिकॉज ऑफ आवर फोर्स। तो ये फोर्स अर्थ और सन के बीच में भी है, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं उसको। उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। बट यहाँ पे तुम्हें उतना डिटेल्स में नहीं समझना है, यहाँ पे जस्ट इतना समझो कि ये घूम क्यों रहा है और घूमते वक्त हर पोजीशन पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और अगर वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म स्पीड से उस पे घूम रहा हो, जिसमें चेंजेस ना आ रहा हो,
जो वो घूम रहा है उसको, वो उधर एक यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, तब हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी निकालना क्या है हमें? अभी निकालना है हमें वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या ये है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी का तो ये फॉर्मूला है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब अगर सर्कल पे दो तो सर्कल का ये जो पूरा डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग शायद बोलते हैं सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल बाय टाइम। तो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई r बाय टाइम। तो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है या फिर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका वेलोसिटी जो है वो हम लोग कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला है 2 पाई r बाय t। और वो फॉर्मूला कैसे आया? क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सर्कमफरेंस होगा। तो पूरा सर्कमफरेंस का कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग? 2 पाई r बाय t। तुम्हारे क्वेश्चंस जो आएंगे वो ऐसे रिलेटेड आएंगे कि ये जो मैंने एग्जांपल दिया कि सन के वजह से अर्थ उसको ऐसे चक्कर काटता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसे ही सैटेलाइट्स जो है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो है, वो अर्थ के इर्द गिर्द ऐसे चक्कर काटता है बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब क्वेश्चन ऐसा आएगा, जैसे कि तुम्हारे एक्सरसाइज से मैं क्वेश्चन निकालता हूं कि artificial satellite moving in a circular orbit of radius 42,250 km, calculate the speed if it takes 24 hours to revolve around it। तो हमें स्पीड निकालना है, फॉर्मूला तुम्हारे पास है, तो इसी से वो ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 10 है तुम्हारे एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज का। और अगर कुछ डाउट हो तो ग्रुप में भेज सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो यही था ये चैप्टर मैंने सब कुछ तो लगता है कि कंप्लीट कर ही दिया। कुछ रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में बोलो, मैं वो भी करा दूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से सब करवा दिया। एवरेज स्पीड का भी आप जो न्यूमेरिकल्स वगैरह करवा दिया। तो पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।